अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आए खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। फलन की अवस्था पर आंवले के बाग का प्रबंधन, मुर्गियों के आवास और आहार प्रबंधन पर जानकारी, पौधों के रोपण के लिए इजी प्लांटर यंत्र पर जानकारी। आंवला के बाग इस समय फलत की अवस्था पर हैं और इन बागों से अच्छी फलत मिले इसके लिए जरूरी है कि आंवला के बाग में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों को सही प्रकार से संपादित किया जाए, अन्यथा फलों का झड़ना और गिरने जैसी समस्याओं के कारण कम फलत मिलेगी। इसीलिए आंवला के बाग में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र के दिलीप नगर कानपुर के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। आंवला एक महत्वपूर्ण फसल है जिसको आयुर्वेद में अमृत फल के नाम से जानते हैं और इसके औषधीय गुणों के कारण तमाम तरह के व्यंजन बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हैं या जो रोग और कीड़े लगते हैं वो इनमें से है एक तो फल सड़न। फल सड़न में पौधों के जो आंवला के फल हैं वो सड़ करके काले काले होकर के सड़ करके गिर जाते हैं और इस तरह के फलों के गिरने से काफ़ी नुकसान होता है, उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है के कारण से बाजार भाव नहीं मिलता है। के बचाव के लिए इस समय अगर मैंकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में या ब्लाइटॉक्स 50 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आंवला के पौधों पर छिड़काव कर दिया जाए तो ये रोग नहीं लगेगा या कम हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण और एक बीमारी लगती है फलों में वो शुष्क फल विगलन या काला गूदा रोग होता है, जिसके कारण से 70 से 90% फल गिरकर ज़मीन में गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये मुख्य रूप से बोरान की कमी की वजह से होता है और इस तरह के अगर रोग से बचाव करना है अपनी फलों को तो हमें 6 ग्राम बोरेक्स 1 लीटर पानी घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह दूसरा जो महत्वपूर्ण एक कीट लगता है जिसको सूट गाल मेकर कहते हैं, पौधों की टहनियों पर जगह जगह पर गांठ बना देते हैं और वो पौधा की बढ़वार रुक जाती है, साथ ही पौधा वहीं से गांठ के पास से ही टूट जाता है और अच्छा विकास नहीं कर पाता। जिस पौधे पर इस तरह की समस्या होती है उस पौधे पर फल फूल कम लगते हैं या छोटे बनते हैं, जिसके कारण से हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। इस कीट से अगर बचाव करना है तो पहले तो जो रोगी कीट से लगे हुए जो प्रभावित भाग हैं जहाँ पर गांठ बनी हुई है उनको काट करके कहीं गड्ढे में दबा दें या जला देना चाहिए। इसके बाद उसमें कीटनाशक दवा
जैसे रोगार या मेटासिस्टाक्स की 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसी तरह छोटे छोटे और समस्याएं होती हैं, जैसे कभी कभार एफिड का बहुत जोर होता है, जो पत्तियों का या फूलों का या छोटे छोटे फलों का रस चूस लेते हैं, तो जिसको माहू भी कहते हैं, किसान भाई माहू के नाम से जानते हैं। इस तरह के अगर आपके फसल में या आंवला के पेड़ में कोई समस्या है तो वहाँ भी रोगार या मेटासिस्टाक्स या नीम तेल की 1 से 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, जिसके कारण से एफिड खत्म हो जाएगा। इसी तरह एक समस्या और देखी गई है, जो आंवला के बाग में नीचे से जो पुराने बाग होते हैं विशेष तौर से, उनमें दीमक बहुत लगती है, और दीमक जब लग जाती है पौधों पर तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है, फिर पौधे सूख भी जाते हैं। तो दीमक का अगर कंट्रोल करना है तो उसके प्रबंधन के लिए हमें फोरेट 10G की 25 से 30 ग्राम मात्रा एक प्रति पौधे की दर से थाले में मिला देना चाहिए, या फिर एक क्लोरपाइरीफास दवा आती है जिसकी 3 से 4 लीटर मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी के साथ प्रवाहित करा दें, जिससे कि दीमक का अच्छा प्रबंधन हो जाएगा। इस तरह से हम आंवले में रोग और कीड़े, जो मुख्य रोग और कीड़े हैं, इनका ये उपाय करके प्रबंधन करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और किसान भाई बाजार मूल्य लेकर अच्छा आर्थिक। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मुर्गियों के आवास और आहार प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि से व्यवसायों में मुर्गी पालन व्यवसाय बहुत से किसान अपनाकर लाभ ले रहे हैं। अगर आप भी इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो इनका आवास और आहार प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद से। मुर्गी रखने के लिए घर किस तरह का बनाना है या उनके खान पान की व्यवस्था किस तरह की हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप पर अगर आप मुर्गी पालन से जुड़ना चाहते हैं और मुर्गी के लिए आवास व्यवस्था करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जगह की आवश्यकता होती है। अगर आप ब्रॉयलर पालन करना चाह रहे हैं तो आप जितने भी मुर्गी से शुरू करना चाह रहे हैं तो प्रति मुर्गी 1 वर्ग फीट जगह दे करके आप घर बनाएंगे। दूसरी बात है, अगर आप अंडा उत्पादन के लिए करना चाह रहे हैं तो 2.5 वर्ग फीट प्रति मुर्गी के हिसाब से जगह देकर घर बनाएंगे। अब आइए घर की बात करते हैं, किस तरह का घर होना चाहिए। तो घर आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर संभव हो तो आप हमेशा पूर्व पश्चिम की दिशा में घर बनाएं, ताकि आपके शेड के अंदर में जो भी मुर्गी घर है उसके अंदर आपको दिन का जो धूप है वो डायरेक्टली आपके शेड के अंदर नहीं घुसे। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मुर्गी घर बनाने जा रहे हैं तो वो हमेशा ज़मीन की सतह से 1 से 1.5 फीट ऊपर रखें, ज़मीन की सतह पर नहीं बनाएं, नहीं तो बरसात के दिनों में ऐसा होगा कि बरसात का पानी आपके मुर्गी घर के अंदर घुस जाएगा। एक मुख्य बात और ध्यान देने की है कि मुर्गी घर की चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा नहीं रखें, नहीं तो क्या होगा कि जो जिसे हम क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं कि एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से निकल जाए, तो ये नहीं होने के कारण ही 30 फीट से ज़्यादा आप घर की चौड़ाई नहीं रखें। और घर की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही संभावना रहती है कि अगर आप अधिक मुर्गियों को रखेंगे तो फैलने वाली बीमारी एक मुर्गी को से होकर के दूसरे मुर्गी तीसरे मुर्गी तक पहुंच जाती है।
तो इसलिए कोशिश करें कि उसे पार्टीशन दे करके, अगर आपका शेड लंबा भी है तो उसे पार्टीशन दे करके आप कुछ मुर्गियों की संख्या को कम कर सकते हैं। दूसरी बात रखें कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि अब आपने पूरब पश्चिम में लंबाई रख लिया है तो आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में आप जाली लगाएंगे दोनों तरफ में 5-5 फीट का। 5 फीट के जाली लगा देने से जो हवा है वो इस पार से उस पार निकल जाए, क्योंकि मुर्गी घर में आप देखते होंगे कि अगर ज़्यादा हवादार घर नहीं रखेंगे तो उसके अंदर में गैस उत्पन्न हो जाता है, जो कि मुर्गी के लिए भी हानिकारक है और जो मुर्गी फार्म में काम कर रहे हैं उनके लिए भी हानिकारक है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपका घर हवादार होना चाहिए। और लेकिन बरसात के दिनों में या फिर जाड़े के दिनों में आप इस पर बोरा लगा दें ताकि ठंड से भी मुर्गियों को बचाया जा सके। आप खास के तौर से शाम के समय में, रात में वो उस पर बोरा डाल दें। तो ये रही कि इस तरह से अगर आप आवास बना सकते हैं। अब आइए आहार की बात करें तो मुर्गियों में ब्रॉयलर का अगर पालन कर रहे हैं तो आजकल बाज़ार में अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियां जो है वो रेडीमेड दाना भी बनाती हैं, आप उसको भी बना सकते हैं, ला सकते हैं। एक प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर के नाम से। प्री स्टार्टर आप 14 दिनों तक दें, 14 से 28 दिनों तक आप स्टार्टर दाना दें और उसके बाद फिनिशर दाना दें जब तक आप बेच लेते हैं मुर्गियों को। जहाँ तक अंडा उत्पादन वाले अगर आप मुर्गियाँ रखते हैं तो उसमें आपको स्टार्टर, ग्रोअर और लेयर 3 प्रकार के दाना को देने की ज़रूरत है। यानी कि स्टार्टर जो है उसे आप 2 महीने तक दें, 8 सप्ताह तक। 8 सप्ताह से लेकर के 18 सप्ताह तक, 9वां सप्ताह से 18 सप्ताह तक आप ग्रोअर दें और ग्रोअर के बाद आप उसे जब अंडा देना शुरू करेंगे मुर्गियाँ तो उस समय आप इसे लेयर दाना दें। तो ये 3 पर दोनों पर में अलग अलग तरीके का दाना दिया जाता है। तो इन बातों का आप सावधानी रखेंगे भोजन के लिए, खान पान की व्यवस्था में और घर बनाने में। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। पौधों के रोपण के लिए इजी प्लांटर यंत्र पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कृषि यंत्रों के अंतर्गत विभिन्न यंत्रों का आविष्कार और विकास हो रहा है, जिसमें कम लागत में किसानों की आय भी बढ़ रही है। साथ ही इन यंत्रों के प्रयोग से समय की भी बचत होती है। तो आइए आज आपको सब्जी फसलों के रोपण के लिए विकसित यंत्र के बारे में बताते हैं, जिस पर जानकारी के लिए हमने संपर्क किया विशेषज्ञों से। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे जो भी कृषि कार्य होता है उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। 70 से 80% का काम महिलाएं ही खेत में करती हैं। और जहाँ तक हमने देखा है कि जो पुरुष हैं वो जो मशीनीकरण के जो काम है वो पुरुष करता है, लेकिन जो हाथ से काम करने हैं, जो ज़्यादा श्रम वाले काम है, जो ज़्यादा शक्ति वाले काम है, जहाँ पे जब वहाँ हमारी मुद्रा ज़्यादा शारीरिक मुद्रा चेंज होती है, वो काम है वो सब महिलाएं कर रही होती हैं। जैसे निराई, गुड़ाई और कटाई, सब जो भी ये हमारे खेती के काम है, जहाँ तक कि उसको उफनना, थ्रेशर में फीड करना, सब काम महिलाएं कर रही होती है। इससे महिलाओं की जो शक्ति और समय जाता है वो हम गिनती में नहीं ला सकते, पर काम बहुत ज़्यादा होता है। इसी क्रम में हमने अभी जो आपके सामने प्रायोगिक तरीके से पेश कर रहे हैं वो है सब्जी का पौधरोपण यंत्र। अब ये पौधरोपण यंत्र एक नया तकनीक है जिससे कि खेत में सब्जी के जो भी पौधे रोपें वो 1 घंटे में हम 200 से 250 पौधे रोप सकते हैं। और जो परंपरागत तरीके से यदि हम पौध रोपाई करते हैं तो वो 100 से 150 पौधे ही रोपाई हो सकती है। इस पौध में ये होता है कि आदमी और महिला खड़े खड़े काम करती है, उसकी शारीरिक मुद्रा में कोई भी बदलाव नहीं आता। परंपरागत तरीके से हम देखेंगे तो वो 1 घंटे में
30 से 35 बार वो उठेगी, झुकेगी और काम करेगी, उससे उसकी थकान ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस पौधरोपण यंत्र से महिला या पुरुष जो भी खेती में काम कर रहे हैं उनकी थकान कम होगी, शारीरिक मुद्रा में इधर जो चेंज आता है वो कम होगा, उनकी शक्ति बचेगी और काम बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो एक दिन का जो लेबर कॉस्ट होती है हमारी वो 200 रुपये प्रति पर्सन होती है। अब उसकी जगह 2 जने काम कर रहे हैं, 1 रुपाई कर रहा है, 1 खड्डा कर रहा है, और इधर पर इस पौधरोपाई से 2 जने काम कर रहे हैं और उनका भी 400 रुपये है। दिन में वो 7 घंटे यदि लगातार काम करते हैं तो परंपरागत तरीके से ज़्यादा वो 800 से 1000 पौधे रोप सकेंगे, परंतु इस पौधरोपाई यंत्र से 2000 से 2500 तक पौधे रोपाई हो सकती है। इसमें एक और फ़ायदा है कि वहाँ पे 3 दिन लगेंगे तब ये जाके पूरी पौधरोपाई होगी, और यहाँ वो एक ही दिन में पौधरोपाई कर रहे हैं। किसानों का जो पैसा जाता है उसका लेबर कॉस्ट होगी 1200 रुपये परंपरागत तरीके से, और नए इस तरीके से उनके 400 रुपये ही लगेंगे। तो आप देखिए 800 रुपये का उनको फ़ायदा हुआ। अब 800 रुपये यूँ बचत हुई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो 5-7 बीघा में रुपाई करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। समय भी बचता है, शक्ति भी बचती है और धन भी बचता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे आज 100 से 200, फिर दूसरे दिन 100 से 200 लगाए परंपरागत तरीके से, और फिर आराम से लगा रहे हैं, तो उनकी जो ग्रोथ का सीक्वेंस है वो अलग होता है। एक दिन आप देखेंगे कि कोई छोटा से कोई बड़ा पौधा होता है, तो उसमें हमारी उसके देख रेख में भी फ़र्क आता है। इस तरीके से जो हम रोपाई कर रहे हैं उसमें ये है कि एक साथ 2000 पौधे आपको एक से दिखेंगे और उनकी फ्रूटिंग एक साथ होगी, उनका जो फर्टिलाइज़र है मैनेजमेंट वो भी एक सा होगा, और इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो पौधरोपाई यंत्र है ये बहुत महंगा नहीं है, 2000 से 2500 रुपये में आता है। ये गृह विज्ञान महाविद्यालय के AICRP के पारिवारिक संसाधन विभाग में उपलब्ध है, और जिसको भी चाहिए वो हमसे मांग कर सकता है, हम उसे उपलब्ध करवाएंगे। और बहुत सरल तरीके से इससे पौध रोपाई होती है और एक सी पौध रोपाई होती है, और इससे ये है कि आप आराम से इससे काम करके अपने श्रम और शक्ति की बचत कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं सीडलिंग प्लांटर से सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसके अंदर आदमी खड़ा कर सकता है, जबकि आपने देखा होगा कि जो लेडी कर रही थी उसको कितना झुकना पड़ता है, और हर बार झुकना, फिर उसको लगाते समय जो पूरा हाथ बेंड करना, फिर वापस खड़ा होना, उसमें बहुत ज़्यादा समय नष्ट होता है। इसके अलावा शरीर में ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है और थकान भी ज़्यादा महसूस होती है। जबकि इस ट्रांसप्लांटर से आप आराम से ना खड़े सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जो क्वालिटी ऑफ ट्रांसप्लांटिंग है, जो सीडलिंग्स अपने लगाई है वो ट्रांसप्लांट से पूरी प्रॉपर है ना गहराई पर लगी हुई है और प्रॉपर मिट्टी से ढक जाती है, जिससे कि वो पौधा जो बनेगा वो भी अच्छा बनेगा। जबकि हाथ से लगाते हैं, कई बार उसके नाखून से उसके डैमेज तने के पहुंच रहा है, कई बार जड़ें ज़्यादा टूट जाती है, पत्तियों को नुकसान होता है। जबकि आप इस ट्रांसप्लांटर से करेंगे तो इस प्रकार के किसी तरह के पौधे को नुकसान नहीं होगा और पौधा अच्छी जगह समान दूरी पर लगेगा, और किसान को समय के साथ साथ जो थकान होती है वो भी नहीं होगी। इसलिए किसान भाइयों से सलाह दी जाती है कि आप इस ट्रांसप्लांटर से ही ट्रांसप्लांट करें। इस ट्रांसप्लांटर के ऊपर यहाँ पर हैंडल है और इसको पूरा ये स्टील का बना हुआ है। नीचे इसका ये मुंह है जो एक तरह से कट लगा हुआ है, और आप अगर ज़मीन में डालने के बाद में पौधे को ऊपर से जब सीडलिंग अंदर डाल देंगे तो डालने के बाद में, लगाने के बाद में इसको मुंह को प्लांटर को दबाएं तो ये खुल जाता है और सीडलिंग से ना लग जाएगी पौधे में। और पौधा हमेशा प्रो ट्रे के अंदर तैयार करते हैं, जिसमें कि कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और परलाइट मिला करके और करें, जिससे कि पौधे की जड़ है ना वो अच्छी तरह से रहेगी। और इसमें जो मीडिया है, माध्यम है, वो किसी से बिखरा हुआ नहीं है, और ये पौधा जब आप जमीन लगाएंगे तब ना अच्छा चलेगा। सीडलिंग ट्रांसप्लांटर देखा था बाज़ार के अंदर 2500 रुपये में मिल जाता है, और अगर आप लेबर में देखें तो अगर आप 1 हेक्टेयर के अंदर इसके ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो लगभग आपका
मतलब 1-2 बीघे के बाद में इसके कोस्ट आप निकल सकती है 1-2 हेक्टेयर के बाद में। तो कीमत ज़्यादा नहीं है और आपको समय की बचत हो रही है। सबसे अच्छा है जो थकान होती है उससे भी किसानों को मुक्ति मिलेगी। इसका जो अभी देखा है हमने कि दुगने से ज़्यादा काम है ना ये एफिशिएंसी देता है और साफ़ सुथरा रहता है। इसमें भी किसान भाई है ना प्लास्टिक मल्च भी यूज करते हैं जिसमें अलग से है ना उसमें छेद करने में परेशानी हो जाती है, प्लास्टिक फट जाता है। इस ट्रांसप्लांट से आप करेंगे तो अलग से छेद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप इसको दबाएंगे छेद हो जाएगा और पौधा है ना सही जगह पर लग जाएगा। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस ट्रांसप्लांटर का यूज करें। इस यंत्र पर किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं से। जो भी कार्य करना है सब्जी का वो बोता हूँ। ये जो ट्रांसपोर्टिंग मशीन है इससे हम पौध लगा रहे हैं, हाथ से लगाते हैं उसमें और इसमें लगाने से बहुत फर्क है। इसमें फर्क है, हाथ से लगाने से नाखून उंगली से नीचे पत्थर आ जाता है, उससे दब जाती है तो वो पेड़ खराब हो जाता है और इससे पेड़ को कोई नुकसान नहीं, आसानी से लगता है, मेहनत कम लगती है, कमर पे लोड कम पड़ता है। जो भी किसान भाई इसका उपयोग करे और सब्जी बोए उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, शारीरिक नुकसान नहीं होगा, समय शक्ति धन तीनों की बचत होगी। क्या है कि अपन को कोई टमाटर मिर्ची ब्रिंजाल कुछ भी अगर लगाने चाहता है तो 1 एकड़ में 8,000 से लेके 12,000 पौधा लगाने के लिए कम से कम 10 से 12 लोगों की ज़रूरत है। अगर ये मल्चिंग डाल के काम करने के टाइम में ज़रूर कम से कम 18 से 20 लोगों का ज़रूरत रहता। और दूसरी बात क्या है कि मामूली नॉर्मल सिस्टम में मल्चिंग डालने के बाद इसको एक होल मारने के लिए ऐसा पुराना पीवीसी पाइप से एक अपन होल दबाकर एक होल बनाते थे। ये होल बनाने के बाद क्या है कि काटा हुआ पीस को आप देख लीजिए, इसमें अपना पाइप में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं दिख रहा। इसको अंदर जाने की चांसेस है, इसको ढूंढ के निकालना पड़ता है अपन को। ये अंदर जाने के कारण से क्या होता है कि अपन को अपना पौधा का जो बढ़ने का जगह में वो अटक के बराबर नहीं बढ़ने देते। और दूसरी बात है, अगर ये पीस अगर निकाल के अपन छोड़े तो भी पीछे फेंक देते हैं लोग। पीछे फेंकने से क्या है कि फिर से अपन का जमीन का अंदर जाके पौधों को बढ़ने का समय में बार बार उसको रुकावट करते। इससे क्या है कि ये इजी प्लांटर से अगर अपन काम करने गए तो पेपर में आप देख सकते पूरा पेपर काट नहीं होते, बस एक छोटी सी स्लॉट बन के इसका अंदर पौधा घुस जाते। और मल्चिंग डालने के बाद यहाँ से आप देख सकते वीड भी आने की चांसेस है पौधा लगाने के बाद। क्यों बोले तो अपन 2.5 इंच का पाइप से यहाँ वॉल मारा, इसमें खाली 2 mm का प्लांट पौधा लगाया अपन, चारों बाजू से और भी वीड आने की चांसेस है। लेकिन इसमें क्या है कि अपन पौधा लगाने के बाद ये पेपर जो है फिर से कवर हो जाता। इससे क्या है कि बिल्कुल वीड आने की चांसेस बिल्कुल नहीं रहता और काम भी जितना जल्दी रहता। आप देख सकते हैं आराम से पौधों को आप अपना मन और मर्जी से इसको दूर चाहिए तो दूर कर सकते हैं, दूर चाहिए तो दूर कर सकते हैं, नजदीक चाहिए तो नजदीक कर सकते हैं आराम से। 3 आदमी मिलकर, 3 आदमी किस काम क्या बोले तो एक ऑपरेट करते रहता, दूसरी पौधा छोड़ते रहता और तीसरी आदमी जो है दूर में अपना प्रोट्रेस कहा है वहां से पौधा लाके इनके हाथ में देते रहता। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है चक्रपानपुर आजमगढ़ के सत्यराज यादव ने। आपने पशुओं में टीकाकरण पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इस समय किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि किसान भाई पशुओं में टीकाकरण कब और कैसे करवाएं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। किसान भाइयों, इस समय जो सबसे ज़्यादा टीकाकरण करने का समय है, इस समय खुरपका मुहपका बीमारी का टीकाकरण जानवरों में हो रहा है। इस बीमारी का टीका या इस बीमारी का वैक्सीन पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जहां भी किसान भाइयों के यहाँ टीकाकरण हो रहा है, अगर कोई जानवर छूट जाते हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि वो पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और अगर कोई जानवर जिसको खुरपका मुहपका बीमारी का टीकाकरण नहीं हुआ है तो पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके अपने यहाँ इसका टीकाकरण करवा लें। खुरपका मुहपका बीमारी पूरी तरह से वायरस के द्वारा होती है और यह बीमारी जब जानवरों में होती है तो एक जानवर से दूसरे में फैलती है, इसलिए इसका इलाज बहुत महंगा है और इलाज महंगा होने के कारण किसान भाइयों को चाहिए कि इलाज से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। इसका टीकाकरण साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने के इंटरवल पे खुरपका मुहपका बीमारी का टीकाकरण होता है। अगर किसान भाई
साल में 2 बार खुरपका मुहपका बीमारी का टीकाकरण करवा लेते हैं तो जानवर इस बीमारी से हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। जब कोई भी जानवर चाहे गाय हो या भैंस हो, उसका जब बच्चा पैदा होता है तो पहला टीकाकरण उसको 1 माह की उम्र होने पे लगाया जाता है और दूसरा टीका जब जानवर या जानवर का बच्चा कह लीजिए वो 4 महीने का हो जाता है, दूसरा डोज तब दिया जाता है। इसके बाद हर 6 महीने के इंटरवल पे खुरपका मुहपका बीमारी का टीकाकरण कराया जाता है जानवरों को। इसके अलावा दूसरी जो बीमारी है जानवरों में बहुत ज़्यादा होती है, भैंस में ज़्यादा होती है गाय की तुलना में, और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक और उसमें जानवर ज़्यादातर मर जाते हैं अगर बीमारी हो जाती है, वो गला घोंटू बीमारी होती है। गला घोंटू बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है और इस बीमारी का लक्षण बहुत आसान है। जब भी बीमारी होती है जानवर को तो उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस लेने में घड़घड़ाहट की आवाज़ होती है, तेज़ बुखार होता है, रोएं उसके खड़े हो जाते हैं और जानवर ज़मीन पे लेट जाता है। अगर 1-2 दिन में इलाज नहीं हुआ तो जानवर मर जाता है। इस बीमारी का टीकाकरण साल में केवल 1 बार टीकाकरण कराने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये बीमारी बरसात के महीने में होती है, इसलिए मई जून का महीना जो कि बरसात आने से पहले का महीना है, गर्मी के महीने में गला घोंटू बीमारी का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। तीसरी बीमारी होती है लंगड़ी। इसमें जो होता है लंगड़ी बीमारी में तेज़ बुखार आता है, इसमें भी जानवर को मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसका भी टीकाकरण साल में 1 बार कराया जाता है। तो इसका जो वैक्सीन होता है वो भी पर्याप्त मात्रा में पशु चिकित्सालय पे आता है और जानवरों को टीकाकरण कराया जाता है। अगर कभी रह जाता है या कोई जानवर बच जाते हैं तो किसान भाइयों को अगर जानकारी है तो पशु चिकित्सा अधिकारी को जाके उनसे संपर्क करा के अपने जानवरों को टीकाकरण करा सकते हैं। एक वैक्सीन होती है जिसको ट्रायोबैक कहते हैं, जो कि प्राइवेट में उसकी सप्लाई है और 1 डोज की कीमत केवल 13 रुपया प्रति जानवर होती है। अगर आप ट्रायोबैक वैक्सीन के द्वारा अपने जानवर को केवल 1 बार टीकाकरण वर्ष में करवा लेते हैं तो इससे खुरपका मुहपका, गला घोंटू और लंगड़ी तीनों बीमारी 1 साल तक नहीं होती है। तो किसान भाई अगर चाहें, अगर सरकारी तरीके से नहीं हो पाया है तो केवल प्रति जानवर 13 रुपया खर्च करके तीनों जानवरों का तीनों बीमारियों से अपने जानवर को 1 साल के लिए बचा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका समय समय पे टीकाकरण होता है। जैसे बकरियों में PPR बीमारी होती है। PPR में आप जानते हैं इसमें मुंह में सूजन आ जाती है, मुंह से लार आने लगता है, दाने पड़ जाते हैं, मुंह के बाहर पक जाता है, जानवर पतली टट्टी करने लगता है, फीवर हो जाता है। तो इसमें अगर PPR बीमारी जानवरों को बकरियों में लग जाती है, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं और उससे बचने के लिए किसानों को चाहिए कि PPR का टीकाकरण जो है वो पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से करवा लें। इसकी भी वैक्सीन पशु चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पर्याप्त मात्रा में आती है। PPR का टीकाकरण अगर करवा लिया जाता है तो बकरियों को हम बहुत सारा जो नुकसान PPR बीमारी के कारण होता है उससे हम उसको बचा सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चने की वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी, टमाटर की खेती पर एक किसान का अनुभव। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।